आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक्स हैं टेंसर। हमने 12वीं क्लास में सिर्फ एक नाम सुना था टेंसर, जिसको प्रदिश राशि बोलते हैं। आज हमारा उसी किताब से संबंधित एक टॉपिक रहेगा। किताब है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक और यूनिट का नाम रहेगा हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक यानी अभियांत्रिकी, अपेक्षीय अभियांत्रिकी, अपेक्षीय यांत्रिकी। ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 का टॉपिक रहेगा टेंसर। अब टेंसर पढ़ने के लिए हमारे पास दो वर्ड है जो हमने छोटी किताबों में पढ़ रखे हैं। एक टॉपिक हमारे पास रह जाएगा वेक्टर और एक टॉपिक रह जाएगा स्केलर। वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश और स्केलर को बोलते हैं अदिश। हमारे पास फिजिक्स में दो प्रकार की राशियां मुख्यतः हम पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, एक है सदिश एक है अदिश। पहले जैसे हम पढ़ते हैं स्केलर यानी कि अदिश राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल क्वांटिटी की। जैसे हम ले सकते हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। ये मुख्यतः टॉपिक जैसे हमारे पास चाल को हम बोलते हैं स्पीड, डिस्टेंस या मास और वॉल्यूम। ये टॉपिक है हमारे पास जैसे जिसको हम बोलते हैं अदिश राशियां, यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी। उनमें हमारे पास जैसे आ जाएंगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ये जो क्वांटिटी रहेगी ये है हमारे पास जैसे बल, जिनको हम वेक्टर के रूप में दर्शा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये राशियां होती हैं सदिश राशियां। अब इन दोनों राशियों के अलावा एक राशि होती है जिसको हम बोलते हैं प्रदिश राशि, यानी वे राशियां जो ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है, उन राशियों को प्रदिश राशि कहते हैं या प्रदिश राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रदिश राशियों को ही बोला जाता है टेंसर। हमारे पास इन टॉपिक में हम पढ़ते हैं टेंसर वाले में। टेंसर वाले में कुछ उदाहरण है, जैसे हमारे पास जितने भी हम नॉर्मल स्थिति में काम में लिए जा सकते हैं, नियतांक यानी कि जितने भी हमारे पास नियतांक होते हैं, यानी कोई भी नियम हो जिसमें समानुपाती चिन्ह हटाकर हम नियतांक लगाते हैं, जितने भी नियतांक है लगभग हम ये मान सकते हैं कि सभी नियतांक को टेंसर राशि कहा जाता है। जैसे एक हुक का नियम है कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेन, प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती होता है। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आता है E, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अब वह होता है E। अब जैसे हम विद्युत यानी गतिशीलता या विद्युतशीलता, गतिशीलता मोबिलिटी, गतिशीलता या कह सकते हो विद्युत चालकता जो होती है वो होती है धारा घनत्व तीव्रता के समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आएगा म्यू, उसको हम कह सकते हैं प्रदिश राशि। अब अगर म्यू यानी कि विद्युत चालकता है उसको हम लिख सकते हैं J/EX, यह म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि विद्युत चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा जिसको हम म्यू से लिखते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम कांस्टेंट कर रहे हैं कि म्यू की दिशा क्या होती है, यानी म्यू है वो या तो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है।
या तो सदिश है या अदिश है, पर ये दोनों ही नहीं है। ये है टेंजर यानी प्रदिश राशि। जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं ई, यानी इस नियम पर आधारित बता रहे हैं हम आपको, प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित जितनी भी राशियां होती है, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यहां पर ये जितने भी है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये सारे के सारे प्रदिश राशि है या टेंजर है। अब एक आ गया, जैसे हमारे पास एक नाम है प्रतिबल, यह भी एक टेंजर यानी कि प्रदिश राशि है। अब एक जैसे हमारे पास आ गया चुंबकीय, चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, जिसको हम म्यू से लिखते हैं, यानी कि यहां जो म्यू लिखा गया था वह विद्युत चालकता है, और यहां पर चुंबकीय पारगम्यता को म्यू से लिखते हैं। यहां पर म्यू एक टेंजर राशि है, टेंजर, टेंजर क्वांटिटी है या जिसको प्रदिश राशि कहते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास मोमेंट जड़त्व आघूर्ण, एक रह जाएगा हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जिसको हम कहते हैं, वह भी एक अदिश या प्रदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह एक टेंजर राशि है। तो हमारे पास ये जितनी भी राशियां जो आपको बताई गई है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, विद्युत चालकता एक नियतांक जिसको म्यू से लिखते हैं, चुंबकीय पारगम्यता म्यू, और जड़त्व आघूर्ण, यहां पर ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टेंजर क्वांटिटी है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक के अनुसार। अब जैसे टेंजर का जो उपयोग है वो हम किस किस में करते हैं। एक तो है हमारे पास मैकेनिक, यांत्रिकी में टेंजर का उपयोग, क्या कह सकते हैं, प्रदिश राशियों का उपयोग कहां कहां करते हैं। अब देखो यांत्रिकी, मैकेनिक में टेंजर का उपयोग किया जाता है। एक हमारे पास है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक, जितने भी हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक हैं उनके अंदर टेंजर का प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास हो जाएगा अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी बोलते हैं इंजीनियरिंग को, उसमें टेंजर का प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास रह जाएगी एक रह जाएगी हमारे पास विज्ञान, एक रह जाएगी हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें टेंजर का प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास रह जाएगी टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान, एक हमारे पास रह जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि आपेक्षिकता, सबसे ज्यादा आपेक्षिकता, यानी कि जितने भी टॉपिक जिसके अंदर प्रकाश और किसी पार्टिकल, यानी लाइट का प्रकाश होता है 3 लाख किलोमीटर और है किसी भी वस्तु का पार्टिकल, दोनों के बीच कंपेयर किया जाए कि प्रकाश का वेग कितना, किसी प्रकाश का वेग से किसी वस्तु के वेग का कंपेयर किया जाए या तुलनात्मक की जाए, उसी को कहते हैं अपेक्षिकता। और अपेक्षिकता संबंधित जितने भी हमारे पास थ्योरेटिकल रूप में रहेंगे उन सब का उपयोग हम टेंजर या प्रदिश राशियों के रूप में करते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा कि टेंजर का उपयोग हम करते हैं यांत्रिकी में, प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षित सिद्धांत है जो आइंस्टीन की थ्योरी है, उसमें हम अपेक्षित सिद्धांत से संबंधित सबसे ज्यादा इसमें
आपेक्षिकता में प्रदिश राशियों का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हमें एक उदाहरण दिया जाए ये वाले में, एक हमारे पास जैसे विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का जैसे हम लिखते हैं डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करना होता है वह एफ साइनो ई, ये एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम सिर्फ एक विस्थापन धारा, एक सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ओनली एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें जो विस्थापन धारा होती है वह समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की। अब यहां पर जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक आता है जिसको एफ साइनो बोलते हैं। एफ साइनो की जैसे अगर वैल्यू की बात करें या उसको हम कहते हैं, वो इसका नाम है विद्युतशीलता, इसको कहते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, अब इसकी वैल्यू की बात करनी है तो वैल्यू जाएगी 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू होती है। यहां पर आपको सिर्फ इस वैल्यू को इसलिए काम में लिए गए क्योंकि यह एक टेंजर क्वांटिटी यानी कि प्रदिश राशि है। और ये वाले में यहां पर अब देखो डिपेंडेंट किस पे रहेगा, अब दूसरे दो वर्ड है, यह है माध्यम पर एंड द मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है। अब मीडियम हमारे पास दो हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग मीडियम हमारे पास दो वर्ड इसलिए आ जाएंगे। एक का नाम रह जाएगा हमारे पास समदेशिक, एक रह जाएगा विषमदेशिक, यानी कि जो प्रदिश राशियां होती हैं उनके लिए हमारे पास दो मीडियम, एक तो समदेशिक एक विषमदेशिक, ये भी डायरेक्शन पर आधारित ही रहेंगे। अब जैसे हम दो वर्ड है, अब ये तो रहा हमारे पास विस्थापन धारा से संबंधित, जिसमें ये एक टेंजर क्वांटिटी है, और टेंजर क्वांटिटी है इसका नियम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विस्थापन धारा तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, ये का साइन हटेगा समानुपाती का, जैसे एक नियतांक आएगा उसको हम एफ साइनो कह सकते हैं। एफ साइनो है उसको विद्युतशीलता बोलते हैं, और विद्युतशीलता दो पार्ट पर डिपेंड करेगी, यानी दो माध्यम पर डिपेंड कर सकती है, एक होता है समदेशिक एक विषमदेशिक। ठीक उसी में अगर देखा जाए तो विद्युतशीलता है वह विषमदेशिक माध्यम पर डिपेंड होती है। अब पहले हम आपको ये दो वर्डों के बारे में बताते हैं कि समदेशिक और विषमदेशिक होते क्या है। दो वर्ड हमारे पास समदेशिक और विषमदेशिक। देखो विषमदेशिक में या समदेशिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक आइसोटोपिक एक है अनआइसोटोपिक वाले में। यदि कोई कण या प्रदिश राशि सभी संभव दिशाओं में समान होती है, यानी कि सभी संभव दिशाओं में गुण अगर समान हो, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में गुण यदि समान हो, यानी अगर कोई कण गति कर रहा है और उसमें सभी दिशाओं में अगर वो गति कर रहे हैं, उनमें उनके गुण में समान हो, गुण समान हुई तो वह समदेशिक हो जाएगा। यदि सभी संभव दिशाओं में वो गति करे और उनके गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे विषमदेशिक कहते हैं। जैसे सभी संभव दिशाओं में अगर गुण समान हुए तो वह समदेशिक हो जाएगा, मतलब एक ही दिशा में ही रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें डी समानुपाती ई, यह दो वर्ड है जो हमारे पास अभी हमने डिस्प्लेसमेंट क्रम में लिया गया था। अब इसके अंदर जो ई और जो डी है वह एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उनके गुण अलग अलग दिशा हो गई और तो गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज रहेगी वह डिफरेंट हमारे पास आएगी, तो उसे हम कह देंगे विषमदेशिक। सभी संभव दिशाओं में गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें विषमदेशिक कहते हैं। सभी दिशाओं में गुण समान हुए उन्हें समदेशिक कहते हैं। आगे वाल्टर देखो, जैसे एक हुक का नियम है, हुक का नियम बस इतना सा है, प्रत्यास्थता की सीमा में
प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अगर हम प्रतिबल को S और विकृति को E के रूप में लिखे और समानुपाती चिन्ह हटाने पर जो नियतांक आएगा उसको C से लिखते हैं, तो हमारे पास नियम बना S बराबर CE। और वही बात यहां पर S तो प्रतिबल है, E विकृति है और C यहां पर रह जाएगा कांस्टेंट, यानी एक नियतांक है। यदि उसको रैखिक रूप में लिया जाए, यानी कि हमारे पास इस स्थिति को, जो फॉर्मूला बनाया हमने प्रतिबल विकृति के समानुपाती, ये हुक का नियम है, हम ले रहे हैं एग्जांपल है, उदाहरण है, ओनली एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल को हम एक स्थिति में ले रहे हैं रेखिक, रेखीय, लीनियर वाली स्थिति में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि S जो है उसको I के रूप में लिखते हैं। I यहां पर हम गिनती बना सकते हैं, I1, S1, S2, S3, इस प्रकार आगे की ओर ये चलता जाएगा। अब ये समीशन लगा देते हैं ताकि I की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले, 0 to इन्फिनिटी हो सकती है। ये हो जाएगा C और E वाले में। अगर हम इससे देखो 1 वाले में लगाते हैं तो जैसे C1E, आगे वाले में C11E, C12E, आगे C13E, इस प्रकार रैखिक रूप में इसको इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। हम आपको, अगर ये तो है एक विमीय या कह सकते हो रैखिक, अब आपको त्रिविमीय, हम त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय के रूप में अगर दर्शाया जाए तो वह किस प्रकार रहेगा वो दर्शाना। देखो ऐसे एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं, इसके अलावा 2-3 उदाहरण और है। एक तो है प्रकाशिकी, एक रह जाएगा हमारे पास यांत्रिकी, और एक रह जाएगा प्रत्यास्थता। इन तीनों को हम त्रिविमीय स्थिति में दर्शा सकते हैं। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रदिश राशि को रैखिक रूप में हमने आपको प्रतिबल के रूप में दर्शाया था नियतांक के सापेक्ष में। अब इन तीनों को, अगर इनके फॉर्मूले के जिस पर ये निर्भरता रहती है, उनको भी आप त्रिविमीय रूप में दर्शा सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण है जिससे हम कह सकते हैं अवल में जड़त्व आघूर्ण J बराबर I ओमेगा, यहां पे रह जाएगा इनर्शिया आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण वाले में। अगर हम J की वैल्यू को इस प्रकार रूप में दर्शाएं तो हम इसको 9 भागों के रूप में दर्शा सकते हैं। देखो ऐसे I जो वैल्यू है हमारे पास इनर्शिया, उसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में दर्शाए तो उसके 9 भाग अपने आप आ जाएंगे। देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमने C वाले में 1, 1, 1, 2 या 1, 3 के रूप में दर्शाया गया था, उसी प्रकार हम I को दर्शाएंगे। ये तो है कोणीय आवर्ती, ये आपका जड़त्व आघूर्ण रह जाएगा। तो देखो इस प्रकार, जैसे I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, I33, हम 9 रूप में, यानी कि जो इनर्शिया है उनके 9 रूप में त्रिविमीय हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। त्रिविमीय संरचना के रूप में ले सकते हो, या कह सकते हो कि हम टेंजर को जब त्रिविमीय रूप में दर्शाएंगे तो इस प्रकार इसको प्रदिश राशि को जड़त्व आघूर्ण है, हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण है वह एक प्रदिश राशि, और प्रदिश राशि को दर्शाने का जो तरीका रहेगा दिशा के रूप में वह इस प्रकार रहेगा। इसके और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे x y x z। अब एक तरीका लास्ट वाले में एक और दिखा देते हैं आपको, जैसे यहां पे I वाली जो वैल्यू थी उसको हम इस प्रकार भी रख सकते हैं, जैसे I x और y, I x z, I अब वाले स्थिति में आ जाएगा y वाले में, तो y x I, y I, y और z। अब त्रिविमीय यानी तीसरी स्थिति पंक्ति में दर्शाएंगे तो हम लिख सकते हैं I z वाले में zx I,
जेड वाई, और तीसरी स्टेप में रह जाएगा जेड जेड। तो प्रदिश यानी कि टेंजर प्रदिश राशि को जड़त्व आघूर्ण के रूप में, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इस रूप में हम जड़त्व आघूर्ण को दर्शा सकते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास ये था, प्रदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका। जो हमने नॉर्मल 12वीं क्लास तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि प्रदिश राशि क्या होती है। सदिश और अदिश यानी जिस पर जो ना सदिश होती है ना अदिश होती है, उस राशि को प्रदिश राशि कहते हैं। नॉर्मल स्थिति में हम ये याद रख सकते हैं, पर अगर संपूर्ण स्थिति में दिया जाए तो हम नियमों पे, जिसमें समानुपाती चिन्ह हो या नियम हो, जिसमें नियतांक हो यानी कांस्टेंट वैल्यू हो, उस सभी राशियों को लगभग हम ये कह सकते हैं कि वो टेंजर या प्रदेश राशि है। प्रदर्शन करने के तरीके में कई कई हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक था हमारे पास टेंजर। अगला पार्ट हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।